वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की तरफ आज हम इस पर गुफ्तगू करने वाले हैं और ये डायरेक्टली रिलेट कर रही है हमारी नौजवान नस्ल के साथ। हम बात करते हैं ना कि हमारे जो मुल्क का मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, वो हमारी नौजवान नस्ल है। अगर कोई इस मुल्क को तब्दील कर सकता है, कोई तरक्की की राहों पर हमवार कर सकता है, तो वो हमारी यूथ है, हमारे मुल्क के नौजवान हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे नौजवान हैं वो कितनी बेराह रवी का शिकार है? मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, एक बड़ा नंबर है, एक ख़ास परसेंट एज है उन नौजवानों की, उन स्टूडेंट्स की, उन लोगों की जो कि नशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं। वैसे तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हैं, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं या इस लत में, इस बुरी आदत में, इस बीमारी में मुब्तला हैं। लेकिन मेरा इशारा ख़ास कर स्टूडेंट्स और यूथ की जानिब है, क्योंकि हमारे मुआशरे की जो तब्दीली है या जो हम एक सुनहरे पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं, जो हम एक नए पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं, उसको पॉसिबल करने में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है, बहुत अहम रोल है। लेकिन कितनी ही बदकिस्मती की बात है कि जिस तरीके से खुलेआम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, ये यूथ है, वो नशे की आदत में मुब्तला है। और अगर आप देखें कि कितने सारे रिहैब्स हैं इन लाहौर और इसके अलावा भी पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, जो कि ऐसे नौजवान बच्चों से भरे पड़े हैं जिनके पेरेंट्स इस ख्वाहिश में है कि काश ये हमारा बच्चा जो है वो इस लत से किसी तरीके से छुटकारा हासिल कर पाए। और कितने बच्चे, कितने नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं नशे की लत की वजह से। कौन है प्रोवाइडर्स? मुल्क में क्या कानून है, क्या सज़ा है, कौन इन मामलात को हाईलाइट करेगा? बहुत सारे सवालात हैं। जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं उनका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब, कंसल्टेंट हैं इंसदादे मंशियात मोहम के। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा क्या नंबर है इन लाहौर, इन पंजाब, उन लोगों का जो कि ड्रग एडिक्ट है? जो गवर्नमेंट का सर्वे है ना 2013 का, 2012 में उससे कंडक्ट किया गया था, 2013 में उससे पब्लिश किया गया था अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। और जो उसको ऑन करने वाले हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स एंड UNODC। 6.7 मिलियन यानी 67 लाख लोग नशा कर रहे हैं एक्सेप्ट अल्कोहल 2013 में। ठीक है। अब उसमें आगे तफरीक देख लें। अब मैं पंजाब इज़ द नंबर 1, उसमें पूरे पाकिस्तान पंजाब इज़ द नंबर 1 एंड द सिटी वाइज जो देखा जाए तो कराची एंड द सेकंड वन इज़ लाहौर। मैं लाहौर की बात ज़्यादा करूँगा इसलिए क्योंकि लाहौर में बहुत सा काम है। लाहौर के इस वक्त जो टोटल पॉपुलेशन जो हमारी है, सेंसस है, तकरीबन ये 14 मिलियन के करीब है, यानी 1 करोड़ कुछ समथिंग 20 लाख 30 लाख के करीब। उसमें 7 से 8 हज़ार अफराद, जो हमारी रिपोर्ट है ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब जो हर महीने हम जारी करते हैं, मीडिया को भी, गवर्नमेंट को भी, 7 से 8 हज़ार सड़कों पे बैठा है। लाहौर में 120 मकामात हैं जो हॉट स्पॉट हैं 30, और उसके बाद जो तकरीबन 5 लाख के करीब घरों के अंदर हैं लोग नशा करते हैं हमारी टोटल पॉपुलेशन में। और अभी आप देख लें टोटल पॉपुलेशन जो एडिक्ट की है वो 5 लाख के करीब लाहौर के घरों के अंदर। लाहौर में, ये सिर्फ लाहौर की मैं लाहौर की बात करता हूँ। और अभी 2023 है जब ये सर्वे किया गया आफ्टर 10 ईयर्स, और मैं बीइंग एज एक्सपर्ट मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त 10 मिलियन यानी 1 करोड़ अफराद पाकिस्तान में ड्रग्स, हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट सर्वे कर रही है इंटरनेशनल डोनर के साथ मिलके, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी 2-3 महीने के बाद। ये जिनका आपने जिक्र किया खासकर लाहौर का कि जिनमें 7 से 8 हज़ार अफराद हुए हैं जो कि सड़कों पर हैं, ये ज़्यादातर वो लोग होंगे जो उनको घर से निकाल दिया गया है या जो बैगरी में भी हैं या जिनके पीछे कोई नहीं है, और जो मतलब कि बिल्कुल जो लोअर तबका है, एक हम उनकी बात करें। लेकिन जो 5 लाख नंबर आप बता रहे हैं कि जो घरों में मौजूद है, तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये वो है नंबर जो ऑन रिकॉर्ड है, इसके अलावा ये नंबर तो बहुत ऊपर होगा। अभी जब सर्वे आएगा ना, जो 10 साल के बाद हम कर रहे हैं, और उसकी जो गवर्नमेंट को ये सोचने पे मजबूर और पब्लिश करने में मजबूरी होगी कि हम कितने फिगर को ऐड करें। अब देखें जो पहला सर्वे था उसमें किस तरह शराब को शामिल नहीं किया गया था, उस सर्वे में क्या हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर था,
किन लोगों का प्रेशर था। अब जो सर्वे जो हो रहा है और उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो फिर आप तयन करने में उस पर ही टाइम गुजार देंगे कि जनाब इस क्या क्या चीज़ इसमें शामिल, कितने नंबर ऑफ डे। और इसमें कोई शक नहीं कि जो लाहौर या पाकिस्तान है वो ड्रग की स्मगलिंग और इस्तेमाल के हवाले से दुनिया के बड़े ममालिक में और बड़े शहरों में हमारा लाहौर भी शुमार हो रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ जिक्र करना चाहूँगी पहले, फिर आगे गुफ्तगू को बढ़ाऊँगी कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में बड़े बड़े नाम हैं, नाम हम यहाँ पर नहीं ले सकते, लेकिन हम तमाम लोगों को पता है, जो सुनने वाले हैं उनको भी पता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। कौन है प्रोवाइडर्स जो कि हमारे बच्चों में मंशियात तकसीम कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं? कौन है ये लोग? इसमें अगर हम बात करते हैं ना सप्लाई डिटेक्शन की, मेरा मेजर काम तो डिमांड डिटेक्शन का है, बट मैं गवर्नमेंट की मुख्तलिफ जो कमेटीज़ है उसमें सप्लाई डिटेक्शन पे भी जाता हूँ। इस बिज़नेस में इसको बहुत से लोग हैंडल करते हैं और जिस तरह ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ की बड़ी हमारी जो एरियाज़ बड़े लोगों ने बड़े छोटे शहरों से बड़े शहरों में माइग्रेशन शुरू कर दी, तो हर इलाके में कोई ना कोई अपनी सतह पर डॉन बन गया और वो रातों रात अमीर बनना, रातों रात यानी उसने घर ले लिया बड़ी सोसाइटी में, उसके पास 5 गाड़ियां हैं, मेरे पास नहीं है। तो इजी वे जो था ना वो इस्तेमाल किया गया और टारगेट बनाया गया हमारी यूथ को। देखिए मैं इस फील्ड में कई सालों से काम कर रहा हूँ, मैं बड़े लोगों का राजदान हूँ, सैकड़ों का नहीं, हज़ारों का नहीं। और मैं पता नहीं अल्लाह ताला अपने बंदों को मुंतखब करता है और मुझे इसीलिए मुंतखब किया था कि मैंने अपनी आंखों से सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को मरते देखा। मैं यही बात करना चाहूँगी, मैं उस पर भी आऊँगी कि वो कितना नंबर है एवरी ईयर जो बच्चे या जो लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन उससे पहले वो सवाल, चूँकि आप इस फील्ड में और आप बहुत क्लोजली तमाम मामलात को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मैं ख़ासकर अगेन स्कूल्स की बात कर रही हूँ कि क्या उन लोगों को पकड़ा गया, उनको सज़ा दी गई जो कि ड्रग सप्लायर थे? गवर्नमेंट ने कोई कंसर्न शो किया, कोई तरजीहात तब्दील हुई, कोई इस्लाहात की गई कि इस बीमारी को जड़ से उखाड़ा जाए? स्पेशली स्टूडेंट्स, बच्चे जो कि मासूम हैं, जिनको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और सिर्फ एक फैशन और ट्रेंड के नाम पर ये सप्लायर्स उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। जहाँ तक सप्लाई डिटेक्शन में ना 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स एंड द पुलिस। एंटी नारकोटिक्स फोर्स और पुलिस दोनों ही काम कर रहे हैं और आप देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर खबर आती है, हमने इस शख्स को पकड़ा, ये स्कूल का स्वीपर था, स्कूल के नज़दीक सिक्योरिटी गार्ड था, काम कर रहा था और ये ड्रग सप्लाई भी करता था। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। अब सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हो गई है क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे मुल्क में रिसर्च का रवाज नहीं है। किसी भी चीज़ पे अगर आपने ड्रग्स पे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रोड्स आगे जाके कितनी होगी, कितना ट्रैफिक का फ़्लो होगा, कितने हमारे बच्चों को, हमारे ड्रग्स के बारे में भी रिसर्च का कोई रिवाज नहीं हमारे यहाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इस रिवाज को शुरू किया हमने, और ये आप कह सकते हैं कि अपर क्लास के जो स्कूल हैं जिसमें ओ लेवल ए लेवल कुछ बड़ी जितनी भी चेंज हैं, मैं दावे से कहता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रहता है उनमें बच्चे जो ए लेवल ओ लेवल के बच्चे खासकर चर्च का इस्तेमाल और अब तो आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमी आई है? और नहीं, कमी कोई नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या इस्लाहात की? एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एंड पुलिस फिर क्या कर रहे हैं? देखिए ये एक ऐसा सिलसिला है, हमने ना, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमने ना चेहरों के ऊपर मसनूई खौल चढ़ाए हुए हैं। हम ना बातें सारे बहुत करते हैं, कानून में कुछ खला मौजूद हैं, कानून में सख्ती भी है, लेकिन इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको। लाहौर की सड़क पे 7 से 8 हज़ार बंदा है 120 मकामात पे। हर शख्स जो बैठा है ड्रग एडिक्ट जो सड़क पे 5 इंजेक्शन लगाता है डेली के, क्योंकि उसकी बॉडी का लेवल है, अपनी बॉडी के लेवल को पूरा करेगा। एग्जैक्टली। वो 5 को 5,000 से आप ज़रब दे लें, कितने बार 20,000 से 25,000 इंजेक्शन रोज़ लाहौर की सड़कों पर बिकता है। जहाँ जिसकी हेरोइन बिकती है, जिसकी चर्च बिकती है, जिसकी आइस बिकती है, वो क्या इस माफी को ये कंट्रोल। मेरा सवाल वहीं पर है, क्या ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग हो, माफिया स्ट्रॉन्ग है? क्या ये हमारी गवर्नमेंट से, हुकूमत से ज़्यादा बड़ा हो गया है, या फिर लोग मिले हुए हैं इसके अंदर भी? अब
देखिए हमने जिस फैमिली के अंदर ये तो वो बात होगी ना कि हमें पता है कि ये बीमारी, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। क्या कर रहे हैं डिपार्टमेंट? जो फैमिली और स्कूल मैनेजमेंट है या एजुकेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट सिर्फ इसलिए शोर नहीं डालती कि जनाब मेरा अदारा बदनाम ना हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड प्राइवेट सेक्टर को तो मालकन रन कर रहे हैं। एक वाइस चेयरमैन एक वाइस चांसलर, रेक्टर एंड प्रिंसिपल, वो तो मुलाजम है, उसने तो फॉलो करना है पॉलिसी अपने बॉस की, और उसने कहना है मुझे नहीं पता, मेरे इंस्टीट्यूशन के अंदर क्लाइंट को बढ़ाना है, क्लाइंट मीन स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट को जब मैंने बढ़ाना है तो मैंने तो फैसिलिटेट करना है उनको किसी ना किसी तरीके से। अब बच्चे भी बहुत तेज़ हैं, ये जो हमारी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई ना, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं सेल के, सप्लाई के और उसकी डिमांड के, वो बच्चे उसमें मैसेज करते हैं अपने डीलर को, डीलर आपको ऑन द स्पॉट सड़क के ऊपर दे के जाता है। घर वालों को कोई पता नहीं को, जितनी भी ये हमारी होम डिलीवरी सर्विसेज हैं वो सारे ड्रग को सप्लाई करते हैं, अपर क्लास एरिया जितने भी हैं। मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूँ, एंटी नारकोटिक फोर्स ने बहुत सी ऐसे जो सप्लाई करने वाली फूड चेन है उनके लोगों को पकड़ा। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे लाहौर के अंदर ड्रग्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, आइस घरों के अंदर लोग बना रहे हैं, घरों के अंदर बना रहे हैं। सर हम घरों के अंदर की बात नहीं करते, हम जरा पहले बाहर की बात कर लेते हैं। वेप शॉप्स क्यों इतनी आम है? ठीक है, वेप शॉप जी, मैं अगर शीशा देखें, शीशे की आपने बात की ना, मैं आपके सामने बैठा हूँ जिसने 2010 में कैंपेन शुरू की। नूरुल अमीन मैंगल वाज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द लाहौर। 2011-2012 में मैंने हाई कोर्ट से 3 केस जीते। जस्टिस उमर अताब बंदयाल वाज द चीफ जस्टिस एंड 2016 में मैंने सुप्रीम कोर्ट की 1.5 साल मुआवनत की और शीशा कैफे को हमने बंद करवाया। उसके बाद अब देखिए बदकिस्मती से हम वेपिंग की बात करते हैं ना, तो जो गवर्नमेंट वेपिंग को लीगलाइज करार दे, क्या वो ड्रग को ख़त्म कर सकती है? मैं आपसे एक मेरा सवाल है, बिल्कुल नहीं। तो जब आपने वेप को लीगलाइज कर दिया है, हीटिंग प्रोडक्ट जितनी भी है, तो किसके सर में मुझे बताएं, कौन करेगा ये ठीक क्यों किया गया? यही तो मेरा सवाल है। तो वो कि जब वेप शॉप्स इतनी आम होगी जगह जगह, ये जिन लोगों जो प्लानर है ना, देखें हमारी बदकिस्मती ये है जो मैंने देखी है कि प्रोफेशनल फील्ड में जब नॉन प्रोफेशनल लोग एंटर हो जाते हैं ना, तबाही और बर्बादी होती है। हमारी ड्रग्स की फील्ड में भी वही हुआ है कि नॉन प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल फील्ड में घुस गए हैं। इसको बैन करने के लिए कोई प्लान अभी आपके पास मौजूद है? इस पे काम हो रहा है? बैन करने के लिए किस लिए? जब हमने टोबैको से 280 अरब रुपया हमने इकट्ठा करना है टैक्स कलेक्शन, यानी 2 खरब 80 अरब रुपया। हाँ जी। तो जनाब हम कहाँ करेंगे? क्योंकि हर बजट में सिगरेट पर टैक्स तो बढ़ता है ना भारी करके। मैं अपनी फिगर नहीं बता रहा, वो कम नहीं करते। मैं अपनी फिगर आपको ऐड नहीं कर रहा, मैं तो गवर्नमेंट की फिगर आपको बता रहा हूँ। तो देखे कहाँ खिला, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। हमने तो ये तहिया किया है, हमने अपनी कौम को तबाह करना। मैं तो ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, हमने तहिया किया हुआ है हमने अपनी कौम को तबाह करना है। जिसका बच्चा है वही जाने, मुझे कोई दर्द नहीं है। होता है ना, कहते हैं स्टेट जो है वो माँ का किरदार अदा करती है, यही कहा जाता है ना, रियासत जो है वो माँ होती है। तो किसकी कहाँ माँ नज़र आ रही, मुझे बताएं तो सही। खाली मीटिंगों से नहीं, मैं भी हिस्सा हूँ उस मीटिंग्स का, बड़ी मीटिंगों का मैं भी हिस्सा हूँ। जब बात ही ना सुनी जाए, जब प्लानिंग ही दी जाए, ये कर ले, तो किस तरह बात बनेगी? क्या आप एक सेकंड में भूल ना जाऊं, क्या आप लाहौर की सड़कों से 7 से 8 हज़ार बंदों को ख़त्म कर सकते हैं? कभी नहीं। अब मैं आपके प्रोग्राम में ये दावे से कहता हूँ, 3-4 साल आप देख लें, हर सड़क और चौक चौराहों में आज तो 6-7 हज़ार है, 15 हज़ार होंगे। हर सड़क पे जनाब आप देखेंगे माँ और बाप अपने बच्चों को तलाश कर रहा होगा, जो अभी भी करते हैं। महीने की मैंने रिसर्च वर्क की बात की थी ना, देखें रिसर्च वर्क मैंने स्टार्ट किया, महीने का डाटा इकट्ठा किया, कितने लोग सड़कों पे मरते हैं, अननोन डेड बॉडी इकट्ठी होती हैं। आपको पता है 60 से 70 डेड बॉडी बगैर नाम के दफनाई जाती हैं, सड़क से उठा के ईदी के साथ मिलकर दफनाते हैं। तो सर जब ये चीज़ें होंगी तो किस तरह हम किस पे इल्ज़ाम लगाएं? अच्छा, इनकी सज़ा क्या है जो प्रोवाइडर्स हैं? इस वाले से लॉ या कानून कितना सख्त है इन लोगों? कानून तो बड़ा सख्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अमल भी तो होना उस पर। पाकिस्तान में डेथ सेंटेंस भी थी, लेकिन वो डेथ सेंटेंस हमने इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ख़त्म कर दी। इंटरनेशनल प्रेशर था हम पे ना, वो हमने ख़त्म कर दी। उसके बाद फिर ये है कि कानून मौजूद है, लेकिन
देखिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है उसकी जो रेशियो रिकवरी सॉरी इसकी केसेस की है ना, वो तकरीबन 90% है कन्विक्शन, जो सज़ा है 90%। अब 10% जारी बात है, लेकिन जहाँ 90% कन्विक्शन होगी, हमारा सिस्टम जो है ना, पुलिस FIR ज़्यादा है लेकिन कन्विक्शन वो क्या सज़ा वो इसमें सज़ाओं का अमल दरामद जो है सॉरी उस पर वो बहुत कम है। अब हमें ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो ऑलरेडी, देखें नया लॉ को कोई आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज आप जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी को स्ट्रॉन्ग करें ना। आप एक मोटिवेशन स्किल के तहत काम करें। आप ये समझे ये आपका उनका बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा है, क्योंकि हमेशा आग की जो हरारत है ना, वो नजदीक जो बैठा उसको महसूस हो, दूर से बैठा तो देख रहा है कि ये आग जल रही है बस। तो ये जब आग जो है ना, ये जब स्टेट देखे, खुशी उस वक्त होती है जब हुकूमत काम करती है, लोग खुश होते हैं कि जी हुकूमत ने ये किया। देख महंगाई है, अगर आप कम करते हैं, पेट्रोल महंगा है, कम करेंगे, अगले दिन सारे लोग वाह वाह करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे जुल्फ़िकार साहब बताएगा, लाहौर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप समझते हैं कि मंशियात बहुत आम है? लाहौर में 120 मकामात, उसमें 30 हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट की हमने डेफिनेशन वो की कि जहाँ 70 से 80 अफराद और 7 ख़वातीन बैठी हैं, और उसमें जो मेन एरियाज़ हैं हॉट स्पॉट में जो 30 के करीब हैं, आप ये शुरू हो जाएं, लाल पुल है, फतेहगढ़ है, मुगलपुरा, उसके बाद सलामतपुरा, भगवानपुरा का कुछ एरिया है, फिर आप GT रोड पे आ जाएं, उसके बाद धर्मपुरा रॉयल पाम के सामने जो है, फिर ये मुस्लिम टाउन मोड़ है, उसके बाद फिर आप चले जाएं, अली पार्क है, दाता दरबार है, बाटी है, परिंदा मार्केट है, टंगसाली गेट है, लारी अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, शादबाग के कुछ इलाका है, उसके बाद चाह मीरा का इलाका है, उस शदरा है, सब्जाजार स्कीम है, मुल्तान रोड है, यतीमखाना चौक है। किस उम्र के अफराद ज़्यादा इसमें? उसमें ज़्यादा आजकल जो ज़्यादा यंग नज़र आ रहे हैं बच्चे, जो कुछ तो अंडर 18 बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद फिर 40 से कम ही ये लोग और जराइम में भी मुब्तला हैं? कौन? ये जो अफराद हैं, जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो हमें लाहौर की सड़कों पर दिखाई देते हैं, ये दीगर जराइम में भी मुब्तला हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए आपको कुछ देना भी पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे घर वाले नहीं देंगे, आपको कोई ना कोई जुर्म करना पड़ेगा। उसके लिए ये जो इस पर हमने थोड़ी स्टडी की, ये जो ड्रग एडिक्ट्स है ना, ये ज़्यादा प्लास्टिक की बोतल्स इकट्ठी करते हैं, उसके बाद चौक और चौराहों में मांगते हैं, और मांगने के बाद ये तकरीबन नियर अबाउट 500 से 600 रुपया इकट्ठा करते हैं रोज़ाना का। 100 रुपया सिर्फ अपने खाने के लिए रखते हैं और 400 से 500 रुपया ये नशे पे खर्च करते हैं। बैगरी पे भी हमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है? हम तो सारे बैगर हैं किस्म के। मैं तो आपने बैगरी की बात की, हम तो ऊपर से लेके नीचे तक बैगर हैं। कोई बड़े तरीके से मांग रहा है, कोई छोटे तरीके से मांग। ये बेचारे तो मेरा ख्याल है ये तो वो दुत्कारे हुए माशरे के, घर से भी दुत्कारे हुए हैं, माशरे से भी दुत्कारे हुए हैं, ना कोई इनको पूछने वाला, ना कोई इनको देने वाला। आपको एक और बात बताता दूँ कि हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया कि ये सड़कों पे बैठे हैं ना, इनकी हाइजीनिक कंडीशन चेंज करने के लिए हम घरों से कपड़े इकट्ठे करते हैं, इनको कपड़े चेंज करते हैं। एक आदमी जो 6-6 महीने जो नहाया नहीं, उसने अपने कपड़े चेंज नहीं किए, उनके कपड़े बीमार पड़ जाएगा नहलाने के बाद। वो उसके कपड़े चेंज करते हैं, उसके नाखून काटते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको पानी देते हैं। हम कहते हैं खाने के अपने भूख से ये ना मरे, नशे के हाथों ये मर जाए। ये इनकी बड़ी वर्स्ट पोजीशन होती है। अच्छा सर, इनमें खवातीन का क्या नंबर दिखाई दे रहा है जो हमने परसेंटेज का तस्करा किया? खवातीन भी इंक्रीज बहुत ज़्यादा कर रही है। ठीक है। खवातीन में सॉफ्ट ड्रग बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब सड़कों पे आप देखें, जहाँ अगर 50 आदमी बैठे हैं, वहाँ आपको 10-12 खवातीन नज़र आएंगी ज़रूर, और उनमें जो एज है वो यंग है, बहुत यंग, और पढ़ी लिखी खवातीन हैं, पढ़ी लिखी बच्चियाँ जो हॉस्टल में आके रह रही थी, जो तालीमी इदारों के हॉस्टल में रहती थी, ऐसे दोस्तों में आके फंस गई माशी मुश्किलात की वजह से, और वो ड्रग की तरफ चली गई। फिर जो प्राइवेट हॉस्टल हैं, वहाँ जो दूर अफ्तादा इलाकों से आके काम करने वाली ख़वातीन थी, वो ड्रग्स के अंदर मुब्तला होगी। फिर ऐसी ख़वातीन जो मैंने देखी हैं जो बिजनेस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखती हैं, जो वहाँ वो ख़वातीन ड्रग की तरफ आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो मैं वालिदैन को यहाँ पर इस ब्रेक पर जाने से पहले या सेगमेंट क्लोज करने से पहले एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि हमारे जो लाहौर के रीहैब्स हैं, हम सिर्फ लाहौर का जिक्र करें, वो भरे हुए हैं। मैंने भी बहुत सारे रीहैब्स विज़िट किए हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से, साइकाट्रिस्ट से मुलाकात की है, बहुत सारे बच्चों की कंडीशन देखी है। आपको अगर लगता है कि आपका बच्चा
ठीक हो जाएगा रिहैब में 3 मंथ्स रहने के बाद, तो मेरे ख़्याल से इस भी खुशफ़हमी में आप ना लें, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जो वापस आ पाते हैं और चांसेस बड़ा कम होता है कि वो वापस लौटने के बाद नॉर्मल लाइफ में दोबारा एडिक्शन की जानिब नहीं बढ़ेंगे। खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखें, वालिदैन स्पेशली, जिस तरफ ज़ुल्फ़िकार साहब ने इशारा किया, पॉइंट आउट किया, किस तरीके से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्पेशली ओ लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके से ड्रग्स आम है। अगर आप अपने बच्चे की आदत में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली, कोई चेंज देखते हैं तो फ़ौरी तौर पर उसको पकड़ने की कोशिश करें, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।